हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य आर्यन है। इस वीडियो में जो है हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं HAP 1 का। तो ये पहला यूनिट का भी पहला चैप्टर है। हम तो इसलिए पहले हम उस यूनिट का जो है टॉपिक्स देख लेते हैं कि उस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर्स के कुछ टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो यूनिट है हमारा, उसमें ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। पहला जो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, उसके बारे में सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। फिर टिश्यू लेवल ऑफ टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिकली। एंड उसके बाद हम देखते हैं, देखो ये तीन हो गए पूरे यूनिट का टॉपिक। एंड यूनिट का टॉपिक तीन पार्ट में डिवाइडेड है। जो पहला इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है वो हमारा पहला चैप्टर है। ऐसे ही जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन वो दूसरा चैप्टर होगा, एंड वैसे ही तीसरा चैप्टर होगा टिश्यू वाला। तो पहला जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है ये पहले देखते हैं। जो पहला है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले बेसिकली इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर का ये पूरा वीडियो है, ठीक है। तो हम बेसिकली देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हम पहले तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझेंगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये बुक का ही नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो होता क्या है एग्जैक्टली थोड़ा सा आइडिया हम लेंगे। उसके बाद लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी आपको कोई आइडिया नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, उसके होमोस्टैसिस क्या होता है, एंड एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी हम थ्रू आउट द वीडियो देखेंगे, तो सेपरेटली मैंने ये शो नहीं करके रखा है। तो ये हर जो भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, तो वही एक टर्मिनोलॉजी होता है, ठीक है। डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी उसका बात बराबर है, लगभग सेम ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन बॉडी एग्जैक्टली होता है क्या, मतलब क्या है इसका। ह्यूमन बॉडी हमें पता है, मैं जो एक बैठा हूँ, मेरा जो बॉडी है वो एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। मैं एलियन नहीं हूँ, ठीक है। ये एक बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है एक मल्टी सेलुलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों हमने बोला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारे में आँख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पाँव है, पेट है, ठीक है, लंग्स है, हार्ट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें पता है ये। नाउ मल्टी सेलुलर हमने क्यों कहा, मल्टी सेलुलर क्यों कहा, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। मैं तो मिलियन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस की बात कर रहा हूँ। तो इतने सारे सेल से बना हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं उसको मल्टी सेलुलर। एक से ज़्यादा है ना यार, बिलियंस एंड ट्रिलियंस की हम बात कर रहे हैं, एक तो की बात कर नहीं रहे, तो इसलिए हम मल्टी सेलुलर उसको बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारा बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ना इट इज़ कम्पोज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, मतलब बिलियंस भी नहीं है, बिलियंस को पीछे छोड़ दिया हमने, हम ट्रिलियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी जो एक प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहा है। आप एक तरह से ऐसे देखो, गूगल एक कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। वो सारे एम्प्लॉयज़ आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें, इसके का गूगल का जो कंपनी है वो चल रहा है, ठीक है। जिसपे मैंने ये जिसका पार्ट जो है यूट्यूब है, मैंने वीडियो उस पर अपलोड किया है। तो बेसिकली एक कंपनी क्यों चलती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल, जितने भी उसके वर्कर्स हैं पर इंडिविजुअल, वो ये आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। वैसे हमारे सेल जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, इसलिए हमारा पूरा बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन करता है। अगर कोई भी सेल को कुछ हो गया तो हमारा बॉडी जो है एक प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, वो 100% से लेकर 99% हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑर्गन हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हमें कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही हर पार्ट को प्रॉपरली काम करना जरूरी है, ताकि हमारा बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन कर सके। अब की फीचर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी देखते हैं कि पहला क्या है, एबिलिटी टू ग्रो। हमें पता है हम बड़े होते, पहले मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं और बड़ा होऊंगा, अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, मेरे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, हम सबके बच्चे होंगे। बेसिकली जो है, जो रिप्रोडक्शन है, कोई भी अगर लाइफ है उसका रिप्रोडक्शन एक पार्ट होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट जितने भी हैं वो सब रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक 99% जो है सबके पास एबिलिटी होता है रिप्रोड्यूस करने का। कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बट वो एक्सेप्शन में माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ और वजह से जिसका वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बट हम सब में एबिलिटी जनरली होता है रिप्रोड्यूस करने का। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नाउ स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी बाहरी चीज़, अभी मेरे ऊपर लाइट पड़ रहा है, लाइट के कारण मे बी मेरा सेल जो है ज़्यादा मतलब फंक्शन कर रहा हो, या मुझे ठंड लग रही है अभी, तो बाहर का जो स्टिमुलाई है क्या है, कम टेम्परेचर है, जिसके कारण मैं जो है मोटा, मैंने ये 2 कपड़े पहने हैं, एक अंदर टी शर्ट है, ऊपर शर्ट है। तो ये मैंने 2 क्यों पहना, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, ये बाहर का स्टिमुलाई है। ये मैं हाथ ऐसे रब जो कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, बाहर का स्टिमुलाई है, इसलिए मुझे हाथ को रब करना पड़ा, जिसके कारण सेल जो है हीट करेगा,
ठीक है। तो अब मुझे किसी ने चाटा मारा तो मुझे गुस्सा आएगा, वो भी क्या है, एक बाहर का स्टिमुलाई है जिस कारण मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं भी उसको कहीं चाटा ना मार दूँ। तो ये सारे क्या है, बाहर के स्टिमुलाई, कुछ भी जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, चाहे कुछ भी हो, इमोशनली हो, ठीक है, कुछ भी हो, फिजिकली हो, वो एक स्टिमुलाई होता है। अब हम यहाँ पे इमोशनली तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे फिजिकल की, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक तरह से बायोलॉजी का पार्ट है। तो हम यहाँ पे इमोशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फिजिकल की बात करेंगे। तो चोट लगना, ठीक है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाना, हवा लगना, ठीक है, ये सारी क्या है, एक स्टिमुलाई होता है। नाउ हमारे पास क्या है, सिस्टम्स, दूसरा पार्ट हम देखते हैं। सिस्टम्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच ए डाइजेशन। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, हमें पता है कि आँख है, नाक है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बहुत सारी सिस्टम्स है। तो सारे जो है अपना अपना काम करती है, वो अपना अपना काम करेगी, जिस कारण एक सिस्टम जो है दूसरे के साथ रेगुलेट करती है। क्योंकि अगर एक सिस्टम काम करना छोड़ दे या काम करे लेकिन वो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करे तो हमारा बॉडी किसी काम का नहीं रह जाएगा, हम वेजिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे। वेजिटेटिव स्टेट मतलब एक तरह से कोमा में चले जाएंगे हम। तो बेसिकली सारे बॉडी को काम करना जरूरी है, बट आपस में कोऑर्डिनेट करके भी चलना है सारे बॉडी पार्ट को, जिससे हमारा बॉडी काम करे। अगर हाथ अपने आप में काम करेगा बट हमारी बॉडी से अटैच ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो काम करना है बट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा तो हमारा बॉडी प्रॉपर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। बेसिकली हम समझते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता क्या है, ठीक है, हमारे बॉडी में। अब देखो, हम अपने बॉडी की एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, हम एनिमल्स की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुक है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो चैप्टर का नाम है वो भी ह्यूमन बॉडी के बारे में है। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, फोकस ह्यूमन बॉडी पे ही रहेगा। तो अब देखो एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी बेसिकली यहाँ पे ये है कि हमारा बॉडी का या बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर, एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसका साइज़ क्या है, उसका शेप कैसा है, ठीक है, वो किस पोजीशन पे है, ठीक है, ये सारे जो है एनाटॉमी हम पढ़ते हैं। उसके क्या क्या पार्ट्स हो जाएंगे वो भी एनाटॉमी हम पढ़ते हैं। हमारी बॉडी का क्या है पार्ट, ठीक है, हमारी बॉडी में लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, किडनी है, ये सारे जो है एनाटॉमी में आता है। तो वैसे ही किडनी का क्या क्या पार्ट है वो भी एनाटॉमी में आएगा, वो किडनी का जो पार्ट है उसका क्या क्या पार्ट है वो भी एनाटॉमी में आएगा। तो बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, साइज़, ये सारे एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। बोन्स हो गया, मसल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ये सारे जो है हम अपने एनाटॉमी में पढ़ेंगे। नाउ फिजियोलॉजी क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि शेप, साइज तो हो गया एनाटॉमी का पार्ट। तो फिजियोलॉजी के लिए क्या बचा, फिजियोलॉजी के लिए बचा कि वो फंक्शन क्या करता है, ये मेन जो है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि इसका शेप ये होता है, इसका साइज़ ये होता है, इसका ये पार्ट होता है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उसका फंक्शन क्या है। तो हम वो पढ़ने का क्या फ़ायदा जब शेप या साइज़ हमें पता चल गया लेकिन फंक्शन ही नहीं पता, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, मैं थोड़ा समझता हूँ, बट शेप साइज लोकेशन में ज़्यादा जरूरी है। हमें पता है कि ये हार्ट जो है ये फंक्शन करता है, बट क्या हार्ट जो है वो हमारे हाथ में होता है या पाँव में होता है, मुझे यही नहीं पता, तो क्या फ़ायदा वो भी। तो दोनों जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना है, ठीक है, कि कौन सा क्या होता है और वो क्या फंक्शन करता है। इसलिए हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों को हम साथ में इस बुक में पढ़ेंगे। अब हार्ट कैसे पंप करता है वो हम फिजियोलॉजी का ही पार्ट हो गया। अब जो है ये दोनों जो है टू इंडिपेंडेंट फील्ड्स हैं, मतलब दो अलग अलग फील्ड्स हैं, दो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो दोनों का अगर हम साथ में पढ़ेंगे तो हमें एक ब्रॉडली अच्छा सा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। एनाटॉमी को अगर सिर्फ पढ़ें या सिर्फ फिजियोलॉजी को पढ़ें तो आधा नॉलेज हमारे पास रहेगा, बट दोनों को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज आएगा। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। बेसिकली हमें पता है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या, उसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, हार्डवेयर क्या, उसका कॉम्पोनेंट, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे क्या है हार्डवेयर हो गए। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर, उसमें माइक्रोसॉफ्ट है या नहीं है, उसमें ये जो ब्लेंडर है या नहीं है, उसमें कोई सा भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें वो सॉफ्टवेयर है या नहीं है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों को साथ में, अब सपोज करो उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बट वो सिर्फ डब्बा हमारे पास हार्डवेयर है, क्या फ़ायदा, ठीक है, चलाने का तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो हम यूज़ क्या करेंगे। वैसे ही सिर्फ सॉफ्टवेयर है बट हार्डवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर होने का क्या फ़ायदा जब हम यूज़ ही नहीं कर सकते, उसको किसी चीज़ में ओपन ही नहीं कर सकते। तो वैसे ही दोनों का होना जरूरी है। नाउ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमारी बॉडी जो है कितने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब देखो यहाँ पे हमने जो है कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, बट ओवरऑल 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बॉडी जो है डिवाइडेड है। हमारा बॉडी नहीं, बेसिकली लेवल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टार्ट होता है केमिकल लेवल पे, ठीक है। केमिकल लेवल मतलब क्या कि हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो केमिकल होगा या केमिकल ही क्यों होगा, हम देखो जनरली हम कहते हैं कि हमारा बॉडी जो है कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। मतलब अगर हम
किसी लिविंग बॉडी को हम जलाते हैं तो क्या बचता है, राख बचता है। राख क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन जो बच जाता है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमारा बॉडी किससे बना है, कार्बन से बना हुआ है, प्रूव्ड। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो, अगर हम बॉडी को डिवाइड करते जाए, हम लिविंग पार्ट की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ नॉन लिविंग पार्ट की या सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट की। हम ये नहीं कह रहे कि वी नो कि सेल जो है स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है बॉडी का, बट हम ये कह रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट, हम सेल की बात नहीं, हम लिविंग पार्ट हटा दे रहे हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो एक एटम होगा, ठीक है। वो कार्बन एटम हो सकता है, हाइड्रोजन एटम हो सकता है, ठीक है। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया, वो है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल पहला पार्ट हो गया, पहला लेवल हो गया, ठीक है, जो एटॉमिक, हम बेसिकली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में, वो है सबसे स्मॉलेस्ट, तो हम केमिकल लेवल की बात करते हैं। उसके ऊपर क्या हो गया, सेलुलर लेवल। बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स आए, आपस में जुड़ते गए तो हमारे क्या बना, एक सेल बना। अब वो सेल क्या करेगा, ठीक है, वो एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, बट वो अकेले में सर्वाइव कर लेता है, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, तो वो ट्रिलियन सेल बन के हमारा बॉडी बनाता है। तो सेलुलर लेवल जो है ऊपर आते हैं। अब सेल्स में भी बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो मस्कुलर सेल हो गया हमारे पास, ठीक है। हम टिश्यू की नहीं बात करें, मस्कुलर टिश्यू की, हम मस्कुलर सेल्स की बात करें। बहुत सारे सेल्स आए, ठीक है, आपस में ज्वाइन करके कुछ ऐसा फंक्शन करे जो मसल वाला फंक्शन कर रहा है, तो हम उसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या हो गया, वो सारी क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या हो गया, सेल्स हो गए। वैसे ही हमारे पास टिश्यू लेवल की हम बात करते हैं। टिश्यू लेवल में जैसे मैंने बोला कि मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो सारे जो है उसके एग्जांपल हो गए। तो हमारे पास 4 टाइप के बेसिकली टिश्यूज़ होते हैं। हमारा पहला हो गया कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू, ये मेरा जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, ऐसे याद रखो। 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला हमारा जो ये हाथ ऐसे करना, ये क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू ऐसे। तो हमारा जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना है। या कोई भी ऑर्गन अगर हम जनरली बात करते हैं, उसका सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है जनरली, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट जनरली जो है ऊपर वाला एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि वो कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के जनरली नीचे क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। हमारा बॉडी मूवमेंट किसके कारण कर रहा है, ये हाथ पाँव मैं जो हिला पा रहा हूँ, ये मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, मेरा मुंह जो हिल रहा है, जॉज जो हिल रहे हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू के मस्कुलर टिश्यू के कारण है, क्योंकि वो बोन्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके लास्ट क्या है, नर्वस टिश्यू। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलूँगा, ये ब्लिंकिंग जो मेरी हो रही है, ये मेरा हाथ जो चल रहा है, ये कैसे चलेगा, ये मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, लेकिन सिग्नल कैसे दे रहा है, नर्वस टिश्यू से, ठीक है, न्यूरॉन से दे रहा है। तो ये जनरली 4 पार्ट्स में हमने टिश्यूज़ के डिवाइड करके रखे हैं। अब ऑर्गन्स लाइक द लिवर, किडनीज, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में बात करते हैं, हमने टिश्यू लेवल की बात कर ली। अब ऑर्गन पे आते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, उसके बाद क्या, टिश्यू लेवल। अब टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाता है, ठीक है। हमारा जो किडनी हो गया, हार्ट सब हो गया, वो क्या है, एक ऑर्गन लेवल हो गया। ऑर्गन्स में जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, वो एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यूनिक हम क्यों कह रहे हैं, अब देखो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, वो सिर्फ ब्लड ही पंप करता है और कुछ नहीं करता, तो बेसिकली उसका एक यूनिक फंक्शन है। वैसे किडनी क्या करता है, हमें फिल्टर करने में हेल्प करता है। क्या फिल्टर करने में हेल्प करता है, पानी जो हम पीते हैं उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। जो इंटेस्टाइन हमारा हो गया, स्टमक हो गया, उन सबका अलग अलग फंक्शन है, वो सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन साथ में करते हैं। हमेशा याद रखना कि किडनी अकेले कोई काम नहीं कर सकता, साथ में उसके साथ कोई और जो है ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है जो उसको सपोर्ट करता है। वैसे ही हार्ट जो अकेले नहीं परफॉर्म करता है, वैसे ही लंग्स के साथ वो परफॉर्म करता है, वैसे ही जो हमारा स्टमक जो है वो इंटेस्टाइन के साथ परफॉर्म करता है। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन परफॉर्म जो है वो आपस में कनेक्टेड है उनके पार्ट्स। तो अब हम जो है सिस्टम लेवल की बात करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल बोले पूरा नाम, तो ऑर्गन अलग होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है अलग होता है। तो ऑर्गन में अगर मैं बोलूँ तो स्टमक, ठीक है, हमें पता है एक स्टमक जो है एक ऑर्गन है हमारी बॉडी पार्ट, ठीक है। बट अगर हम ऑर्गन सिस्टम उसी के बात में बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बट स्टमक अकेला एक ऑर्गन है, ठीक है। वैसे इंटेस्टाइन अकेला एक ऑर्गन है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें स्टमक भी आता है, इंटेस्टाइन भी आता है।
तो आप समझ गए हो कि एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन्स सॉरी ऑर्गेनिज्म लेवल की। अब क्या होता है ऑर्गेनिज्म लेवल? देखो सेल जो है एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद में भी एक ऑर्गेनिज्म लेवल है, बट वो सिर्फ सेलुलर लेवल पे ही रहेगा क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बट अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो हम एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड हमारे में सेल भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, एंड ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के कोई अगर ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो ऑर्गेनिज्म लेवल कहलाएगा। बेसिकली हम एक ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म लेवल। बेसिकली आपको एक तरह से आइडिया मिल गया होगा हायरार्की कैसे चल रहा है कि हमने सबसे पहले जो है केमिकल लेवल की बात की, फिर सेलुलर लेवल की बात की, मतलब बहुत सारे केमिकल से सेल बन गया, बहुत सारे सेल से टिश्यू बन गया, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बन गया, और बहुत सारे ऑर्गन्स से एक ऑर्गन सिस्टम बना, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक बॉडी बना तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, सिंपल है, 6 स्टेप्स हैं, बस आपको आसानी से रट्टा नहीं मारना, आसानी से समझने वाला है। अब हम बात करते हैं 4 मेन डिवीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। 4 मेन डिवीजन हमने ह्यूमन बॉडी जो है हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके बेसिकली रखा है ताकि हम बात करते हैं ये पर्टिकुलर पार्ट की हम बात करेंगे तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट में जितने भी चीज़ है हम उन सबकी एक तरह से बात कर रहे हैं। तो वैसे ही हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला जो है क्रैनियल। क्रैनियल देखो, क्रैनियल नाम सुना सा लग रहा है, क्रैनियम क्रैनियल ये सारे क्या है सिमिलर वर्ड्स हैं। तो हम अपने ब्रेन की बेसिकली बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम थोरेसिक की बात करते हैं तो थोरेसिक में हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, शोल्डर, ठीक है, थोरैक्स, ऐसे ये जो पार्ट है बेसिकली ये हमारा थोरैक्स के पार्ट में आता है। तो हम उसके अंदर क्या हार्ट भी आ गया, लंग्स सब आ गए। उसके बाद एब्डोमिनल की बात करते हैं। जब भी एब्डोमिनल पेट एब्डोमिनल बात बराबर है, ठीक है। एब्डोमेन क्या होता है? हमारा पेट होता है। पेट में क्या क्या पार्ट है? पेट जो रीजन है हमारा, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? वो सारे जो एब्डोमिनल रीजन के पार्ट हो जाएंगे। जैसे हमारा स्टमक हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गए। अब पेल्विक रीजन की बात करते हैं। पेल्विक रीजन में बॉक्सिंग अगर जो भी देखता होगा उसको पता होगी पेल्विक रीजन में जनरली जो है अटैक करना आई थिंक नहीं होता है या होता है, मैं श्योर नहीं, बट आई थिंक ये मना किया जाता है कि पेट के नीचे नहीं हमला करते हैं, बिलो द बेल्ट हमला नहीं करते। बिलो द बेल्ट क्या है? बेसिकली पेल्विक रीजन है। वहाँ पे क्या क्या आ जाता है? हमारा ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाता है, ब्लैडर आ जाता है, ठीक है, रेक्टम आ जाता है। तो ये सारे क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक क्या है जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये दोनों मेनली जो है वो हमारा बिलो द बेल्ट वाला पार्ट है। बिलो द बेल्ट वाला पार्ट कौन सा है? वो हमारा पेल्विक रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेल्विक रीजन। अब नेक्स्ट आता है 5वां कि व्हाट इज अ सेल, टिश्यू एंड साइटोलॉजी। ठीक है, सेल को थोड़ा सा समझते हैं कि सेल होता है एग्जैक्टली क्या है। कि सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब ऐसा यूनिट या बेसिक यूनिट ऐसा जो खुद में एक, उसको हम लिविंग कह सकते हैं क्योंकि सेल से ही एक लिविंग कॉल्ड जो स्टार्ट होता है। ठीक है, हम किसी एटम को या किसी मॉलिक्यूल को तो हम लिविंग नहीं कहते हैं, एक सेल को ही कहते हैं। अगर सेल को भी हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसको ऑर्गेनल्स की हम बात करेंगे तो हम ऑर्गेनल्स को नहीं कहेंगे वो जिंदा है। हम किसी ऑर्गन, अपना ऑर्गन निकाल लें तो हम बोलेंगे कि ऑर्गन जिंदा है, नहीं है, क्योंकि मैं लिविंग, मेरा लिविंग हूँ उसके अंदर का पार्ट है। वैसे सेल के किसी पार्ट को नहीं बोलेंगे कि वो लिविंग है, वो सेल पूरे में अकेले में लिविंग है। सेल जो है एक फंक्शन यूनिट है, वो खुद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि हो गया हमारा रेड ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। वैसे ही जो है हमारे नर्व सेल्स क्या करते हैं? वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं हमारे मूवमेंट के लिए, मेरा पूरा बॉडी फंक्शन के लिए नर्व सेल बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू क्या हो? मुझे पता है सेल क्या है। सेल बहुत सारे, मैंने सेल को ले आया एंड इकट्ठा कर दिया, अब एक टिश्यू बन जाएगा। अब टिश्यू कहो, अब देखो टिश्यू ऐसे ही वैसे नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या कि मैंने बहुत सारे इकट्ठा कर दिया, लेकिन कोई सेल कोई और काम कर रहा है, कोई सेल कोई और काम कर रहा है, वो कलेक्टिवली काम ही नहीं कर रहा, तो मैं उसको टिश्यू नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर वो कलेक्टिवली काम कर रहा है, ठीक, कोई और एक ही चीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो उसको मैं टिश्यू बोलूँगा। तो सारे सेल इकट्ठा होना ही टिश्यू नहीं होता, सारे सेल को इकट्ठा होकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना, तभी मैं उसको टिश्यू बोलूँगा। वैसे साइटोलॉजी क्या होता है? अब देखो, सेल की स्टडी साइटोलॉजी, सेल की स्टडी क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज देयर सेल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। ऑब्वियसली अगर सेल की स्टडी है साइटोलॉजी, सी ऐसे देखो, सी तो साइटोलॉजी सेल, साइटोलॉजी सेल, तो सेल की स्टडी क्या कहलाएगी? साइटोलॉजी कहलाएगी। अब सेल की हम स्टडी करेंगे तो उसका फंक्शनिंग देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है, उसका शेप देखेंगे, उसका साइज देखेंगे, कहाँ से आया, सब कुछ देखेंगे एक तरह से। तो सेल की स्टडी साइटोलॉजी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं सेल की स्टडी में। बेसिकली हम सेल के पार्ट्स देखेंगे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सेल एंड देयर फंक्शन, कि कितने पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जनरली, ठीक है, मैंने 6 या 7 यहाँ पे लिए हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड थोड़ा सा आप कुछ कोई आपसे पूछता भी है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो आप 1-2 नाम बता भी पाओगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी याद करना ना टफ होता है। तो सिंपल से समझते हैं, सिंपल से चलते हैं, ताकि आप कुछ लिख भी पाओ एंड आपको थोड़ा सा दिमाग में भी रहे, अगर आप ध्यान से पढ़ते भी नहीं हो तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता है क्या। आप देखो, एक बैलून लो, ठीक है, एक बैलून क्या होता है?
ऐसे बैलून को सेल समझो, नहीं बैलून छोड़ो, ये मेरे पास एक जो है ये सिक्का है, ठीक है, क्योंकि बैलून से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एक सिक्का है, सेल इस तरह से होता है, ठीक है, वो चपटा होता है, गोल होता है, गोल भी नहीं होता, ओवल होता है, कोई के गोल होते हैं, कोई के लंबे होते हैं, कोई के रेक्टेंगल में होते हैं, बहुत सारे शेप होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सेल है जो एक कभी राउंड है, ठीक है, ये चपटा होता है सेल जनरली, ठीक है, क्या होता है, चपटा होता है, या कोई थोड़ा सा फूला होगा बीच में, तो हम जनरली इसको समझ के चलते हैं कि सेल है। सेल में अब देखो, यहाँ पे देखो, ये 5 का सिक्का है, इसमें कहीं कहीं पे कुछ बना हुआ है, कहीं कहीं पे कुछ बना है, कैमरा में जनरली दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, बट ये जनरली जो है कहीं कहीं पे इसके पार्ट्स हैं, तो उसको हम ऑर्गेनल समझ के चलते हैं। तो ऐसे ही सेल में जो है बहुत सारे छोटे छोटे उसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, नाक कान मुंह जैसे मेरे बॉडी में है, वैसे सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, ऑर्गन नहीं कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, मतलब ये आउटर लेयर, ठीक है। अगर मैं बैलून की बात करूँ तो बैलून में सबसे ऊपर वाला जो रबर का जो पार्ट होता है, फुला दिया मैंने, वो रबर का जो पार्ट हुआ वो सबसे ऊपर वाला क्या हुआ, वो सेल मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है कि क्या चीज़ अंदर आएगा, क्या चीज़ बाहर जाएगा। बेसिकली मेरा स्किन जो है, एक तरह से यहाँ पे देखो, ये हाथ का स्किन जो है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि क्या अंदर आएगा मेरे बॉडी के, क्या बाहर जाएगा। मैं स्किन को हटा दूँ तो खून वैसे ही निकलने लगेगा, ऑर्गन्स कहीं और गिरेगा, ठीक है, मैं कहीं और गिरूँगा। तो बेसिकली जो है हमारा ये ऊपर लेयर कंट्रोल करके रखता है, सब कुछ को अंदर कवर करके रखा है। जैसे ग्लव्स पहनते हैं कि सब कुछ हाथ को कवर हो जाए, वैसे ही मैंने स्किन पहना हुआ है, मैंने पहना नहीं है पहले से है, बट आप समझ रहे हो कि स्किन जो है ऊपर का सब कुछ को अंदर रखता है, बैलून अपने अंदर हवा को रखता है। वैसे ही यहाँ पे सेल जो है, या सेल मेम्ब्रेन बेसिकली मैं बोलूँ तो वो बेसिकली सारे चीज़ें को, जितने भी ऑर्गन्स है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म है, वो सबको वो अंदर रखता है। तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर हो गया, एक तरह से लेके चलो। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। सेल मेम्ब्रेन हमने समझ लिया। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है, जैसे बैलून के अंदर हवा होता है, वैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, ऐसे समझ लो पानी है, ठीक, पानी नहीं है, बट समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, जैसे बैलून के अंदर हवा है, वैसे साइटोप्लाज्म जो भरा हुआ है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा, कोई भी कंपाउंड में बोलूँगा कि मैं पूछूंगा आपसे सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या भरा हुआ है, आप बोलोगे आंख बंद करके साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर पूरा भरा हुआ है, लिक्विड फ्लूइडी सब्सटेंस है ये, ठीक है। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो ऑर्गनल्स को फ्लोट करके रखता है। जैसे मेरे बॉडी में ब्लड ऑर्गन्स को फ्लोट करके रखते हैं, वैसे सेल के अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म जो है और वो ऑर्गेनल्स को फ्लोट करके रखते हैं। एंड यहीं पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। वैसे ही हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत सारी होती है, ऑर्गन्स के अंदर भी होती है। वैसे ही यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म जो है सेल को फ्लोट करके रखता है, वहाँ पे ऑर्गेनल्स में जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। नाउ ये अगर अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जैसे हमारे बॉडी में ये हेड है, सर है, जो ब्रेन जो है पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेन पार्ट जो है सेल का, लगभग सारे पार्ट्स वैसे मेन होते हैं कि जैसे मैं अपने स्टमक के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही सेल भी जो है बहुत सारे पार्ट्स के बिना वो परफॉर्म नहीं कर सकता ठीक से। तो बट एक तरह से कहते हैं ना कि मेन है, तो वैसे ही सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस मेन है, क्योंकि वो डिवीजन करवाता है, रिप्रोडक्टिव एक तरह से पार्ट है। यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तो ही तो दूसरा सेल बन पाएगा। तो न्यूक्लियस है, स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, जो भी चीज़ है वो न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट रहता है। एंड कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज़, सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। वैसे ही इंक्लूडिंग ग्रोथ, रेप्लिकेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, जैसे मैं बोलूँ तो वो सारे कुछ क्या कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। वो सेंटर में होता है। आप जैसे देख सकते हो ये येलो पार्ट जो है सबसे सेंटर में, वो न्यूक्लियस है। उसके अंदर आप वो न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा ब्राउन पार्ट दे सकते हो, ब्राउन नहीं है, ऑरेंज है, तो वो ऑरेंज पार्ट जो है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। वो न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस है, मतलब ऐसे देखो कि सेल का सेंटर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का सेंटर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डीप नहीं जाएंगे, बस ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं हम। आई थिंक हम सब ने एक तरह से एक जो सेंटेंस है वो सुन के रखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। एंड ये बेसिकली क्या कंट्रोल करता है, एटीपी फॉर्मेशन में। एटीपी क्या है, यूनिट है, एनर्जी यूनिट है, ठीक है। चाहे मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, सेल की बात करूँ, वो एनर्जी यूनिट है। किसी भी लिविंग ऑर्गेन्स में हम एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में ही जनरली काउंट करते हैं। तो एटीपी यूनिट है, एटीपी फॉर्म करता है, ठीक है, थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड नोन एज द पावर ऑफ द हेल्थ। बेसिकली ऐसे समझो कि एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है, सेल में। एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कुछ ऐसा। देखो ये मैंने इमेज इसलिए ऐसा यूज़ किया है क्योंकि ये इजी टू फाइंड था, एंड एक्चुअली ये थोड़ा सा ज़्यादा
देखने में अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर सिमिलर ऐसा ही होता है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, बट क्योंकि ये पेन से नहीं बना हुआ है, एक डायग्रामेटिक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट स्ट्रक्चर जनरली ऐसा ही होता है। आप गूगल पे एक दो बार सर्च कर सकते हो, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर ही होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है शेप या साइज़ में या डायग्राम में। हम इसके बाद समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था। ER शॉर्ट में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहते हैं। ये दो टाइप के जनरली होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER भी कह सकते हैं, RER भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने कहीं कभी देखा भी होगा या आगे देखोगे तो समझो कि RER लिखा है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं पर लिखना चाहे तो SER लिख सकते हो, बट एग्जाम में ऐसा मत लिखना, वो नहीं लिखना है, फुल फॉर्म में हमेशा एग्जाम में लिखते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, वो सिंथेसाइज क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और विथ राइबोसोम अटैच्ड, राइबोसोम जो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स में होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक जो है राइबोसोम के साथ अटैच होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है राइबोसोम के साथ, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन, ये भी एक तरह का प्रोटीन है, बट लिपिड जो है वो थोड़ा सा अलग उसका स्ट्रक्चर में फंक्शन होता है। तो ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है, डिटॉक्सिफाई द केमिकल्स, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स अगर सेल के अंदर रहता है तो उसको स्मूथ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसाइज करता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, अब हम आते हैं राइबोसोम की। मैंने बोला क्या कि राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक साथ जुड़ा रहता है ना, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, वैसे ही यहाँ पे राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। देखो सेल अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो राइबोसोम जो छोटे छोटे गोला गोला बनाओगे और उसको राइबोसोम देख दोगे तो चलेगा, क्योंकि राइबोसोम से बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं सेल में, फ्लोटिंग जो साइटोप्लाज्म जो है फ्लोट करते रहते हैं। अब समझते हैं गोल्गी अपैरेटस क्या होता है। गोल्गी अपैरेटस बेसिकली अब देखो प्रोटीन जो है राइबोसोम ने सिंथेसिस कर दिया, ठीक है, उन्होंने बना दिया, बट उसको पैक करके हम कोई भी खाना बना दे तो ऐसे छोड़ देते हैं, उसको कहीं पे स्टोर करके रखते हैं ना, ठीक है, जैसे हम उसे खा भी सकें, लेके जाना हो तो लेके जा सकें, ठीक है, कुछ और इस्तेमाल करना है तो उसको वो वैसे इस्तेमाल कर सकें। तो राइबोसोम ने खाना बना दिया, प्रोटीन वहाँ पे बना दिया, लिपिड बना दिया, बट उसको पैक करके कौन रखता है, गोल्गी अपैरेटस रखता है, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस आप देख सकते हो स्टार लाइक शेप है, ठीक है, वैसे आप बना सकते हो डायग्राम में। तो ये बेसिकली कुछ पार्ट्स थे, ऑर्गेनल्स थे, जो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसको हमने देख लिया है। ये ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है, सारे कुछ आसान है, बस आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हम पार्ट की बात करते हैं जो कि है ट्रांसपोर्ट। हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसे हमारा देखो, हमने सेल मेम्ब्रेन देखा कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। हम सेल वॉल की यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सेल मेम्ब्रेन की ही बात कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट लेयर है, अब वहाँ से कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जो है वो अगर करेगा तो कैसे करेगा, किस फॉर्म में करेगा, क्या क्या प्रोसेस है, वो हम देखने वाले हैं। जो पहला जो है सिंपल डिफ्यूज़न है। यहाँ पे देखो ये ग्रीन लाइट ग्रीन जो है आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो आप इसको सेल मेम्ब्रेन लेके चलो। वो बाई लेयर्ड होता है लिपिड का, ठीक है, लिपिड का बाई लेयर्ड मतलब क्या, दो लेयर, बाई मतलब दो होता है, तो लिपिड का दो लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो पूरे सेल को जो है दो लेयर से कवर किए रहता है। अब ये अगर आप गोला गोला हेड देख रहे हो, ठीक है, सर्कल देख रहे होगे, उसमें एक डंडे की तरह जो है इसका टेल अटैच्ड है, तो एक उसको हेड कहते हैं गोले को, एंड उसका जो टेल जो अटैच्ड है वो लंबा सा जो निकला हुआ है वो टेल है, ठीक है। तो हेड एक तरह से ऊपर रहता है एंड जो दूसरा लेयर होता है उसका हेड नीचे की तरफ होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं ये। अब जो सिंपल डिफ्यूज़न है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिफ्यूज़न होगा, लेकिन सिंपल तरह से डिफ्यूज़न मतलब क्या, मूवमेंट एक तरह से। तो कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट अक्रॉस द सेल, सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है कि सिंपली वो मूव कर लेता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सिंपल डिफ्यूज़न जनरली क्यों मूव करता है, क्योंकि ऐसे समझो कि कोई चीज़, एक हमारे पास दो रूम है, ठीक है, हमारे पास दो रूम है, एक रूम में जो है बहुत सारा सामान है, एक रूम में बिल्कुल सामान नहीं है। तो जो जिस रूम में बहुत ज़्यादा सामान है, अगर हम उसमें भरते जाऊँ सामान, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल सी बात है कि वो उस रूम से थोड़ा क्योंकि वो दोनों अटैच्ड है आपस में, ठीक है, तो थोड़ा सामान जो है घिरने लगेगा किस रूम में, जिस रूम में खाली है, क्योंकि वो बिल्कुल खाली है तो आराम से आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं अगर फोर्स करूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा है, जहाँ पे पूरा रूम एम्प्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग जो है वो भरे रूम से एम्प्टी वाले रूम में जाने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, आराम से रह सकते हैं वो। ऐसे ही सिंपल डिफ्यूजन में होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी प्रोटीन्स जो है, कोई भी चीज़ अगर एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ बहुत कम है, तो वो मूव कर लेंगे, ठीक है, कम की तरफ। तो सिंपल डिफ्यूजन यही है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सब्सटेंस से चले जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बनाई, दो सर्कल्स छोटे छोटे बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको, एरो जो है, वाइट एरो जो है मूवमेंट हो रहा है।
तो ब्लू वाला जो है आप देख सकते हो कि ब्लू वाला कुछ और तरीके से मूव कर रहा है, एंड येलो वाला जो है किसी और तरीके से मूव कर रहा है। तो एक चीज़ इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आपको कि बेसिकली ब्लू वाला जो है वो वाटर लविंग, ठीक है, सब्सटेंसेज है, मतलब वो वाटर में आराम से घुल जाते हैं। येलो वाला जो है वो ऑयल में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं लिपोफिलिक बेसिकली। एंड जो ब्लू वाला है उसको कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक, मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। तो ब्लू वाला हो गया हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग सब्सटेंसेज है, एंड येलो वाला जो है वो है कि लिपोफिलिक, जो कि मतलब लिपिड लविंग सब्सटेंसेज है, जो ऑयल जैसा ऑयली होता है, ऐसा ऑयल लेके चलो, ऑयल का कलर येलो होता है ना, तो येलोइश। तो जो ग्रीन वाला है, सॉरी जो ब्लू वाला सब्सटेंस है वो इजीली डिजॉल्व वो पास कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो हेड होता है सब्सटेंस, जो लिपिड में हमने बोला कि दो पार्ट होते हैं, एक लिपिड का दो पार्ट, उसका हेड उसका टेल, ठीक है। एंड जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, तो वाटर लविंग है तो हेड आप देख सकते हो कि ब्लू वाला जो वाटर है बेसिकली वो मूव कर पा रहा है, क्योंकि हेड से कनेक्टेड है, ठीक है, हेड वाले पोर्शन से ही वो जा रहा है, वो टेल के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप देख सकते हो कि जो लिपिड वाला जो सब्सटेंस है वो थोड़ा सेपरेट रहता है, तो वो आराम से चल जा रहा है, ठीक है, उसको जो टेल जो है वो रोकती नहीं है। तो मूवमेंट, हम अगर डिफ्यूज़न की भी बात करें, सिंपल डिफ्यूज़न की, तो भी अलग अलग तरह से होता है। तो वाटर वाला सब्सटेंस जो है सिर्फ क्योंकि हेड जहाँ पोर्शन में ज़्यादा हेड जो है वो क्रॉसिंग में होगा तो आराम से चल जाएगा। एंड जो लिपोफिलिक सब्सटेंसेज हैं, प्रोटीन्स हैं, वो अगर वो सब्सटेंसेज थोड़ा सा कहीं से भी उसको खाली मिल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो ईजिली पास कर पाएगा, अगर जगह रहा तो। मैंने जैसे बोला कि सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन पे, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये मेन है उसका सिंपल डिफ्यूजन में। अगर हाई कंसंट्रेशन नहीं है, वो नॉर्मल है, कंसंट्रेशन दोनों तरफ से बराबर है, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, चाहे उसको वो हाइड्रोफोबिक रहे या हाइड्रोफिलिक रहे, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एंटरिंग द लंग्स, ठीक है, ऑक्सीजन एंटरिंग द लंग्स, यहाँ पे क्या है, कैसे ऑक्सीजन एंटरिंग द लंग्स एग्जाम्पल हो गया कि मैंने सांस छोड़ दिया, मतलब अब मेरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, बाहर ऑक्सीजन भरा पड़ा है, तो जब मैं सांस लूँगा तो ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे में अगर ये छोड़ रहा हूँ तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, तो मेरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि भर गया था, वो कन्वर्ट हो गया था ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, तो मेरे बॉडी में क्योंकि भर गया था तो वो बाहर आ गया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एलोलाई जो है वो एक तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, जिसके कारण जो है अंदर बाहर ऑक्सीजन ही अंदर आता है, कोई और जो है वो नहीं आता। नाउ हम दूसरे की बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? हमने सिंपल डिफ्यूजन देख लिया। फैसिलिटेटेड मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आपको करवा रही है वो काम, ठीक है, फैसिलिटेट करना, कोई करवाना एक तरह से। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप देख सकते हो एक नया, मैंने एक बार ऐसा ये मॉलिक्यूल दिखा रखा है, देखो, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है ना वो देखो, जरूरी तो नहीं है कि सारे सब्सटेंस, सारे जो प्रोटीन्स है सबका साइज़ जो सेम हो, कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा हो सकता है। तो छोटा जो प्रोटीन्स है वो तो ईजिली चल जाएगा जगह से, जैसे मैंने दिखा रखा है, बीच में जो है येलो सब्सटेंस जो आराम से पास कर पा रहा है एरो से। बट जो लास्ट वाला है वो बड़ा है प्रोटीन, वो नहीं जा पाएगा वो छोटे से जगह से। तो उस बड़े जो प्रोटीन को पास करने के लिए जो है कुछ पोर्स होते हैं, कुछ जगह होती है, कुछ प्रोटीन्स होती है जो उन बड़े प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने का ही काम करती है। तो इसी को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कि बड़े प्रोटीन्स को अंदर से बाहर लेके जाना या बाहर से अंदर लेके जाना, ठीक है, किसी पोर्स के थ्रू, तो वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो पैसिव डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या, हमने पैसिव बोला क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस है, हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन वो नॉर्मल होते ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या जरूरत होता है, उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। एनर्जी, अगर मैं ऐसे देखूँ कि आप पैसे दे के जा रहे हो, गेट क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, आप पैसे दे के कहीं अंदर बाहर कर रहे हो, एंड पैसिव डिफ्यूजन में विदाउट पैसे के जा रहे हो, आप नॉर्मल अंदर बाहर कर सकते हो। तो एक्टिव डिफ्यूजन में आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे देके तो आप इलीगल काम भी कर सकते हैं। इलीगल मतलब क्या, कि अगर हाई कंसंट्रेशन अंदर पहले से है, ठीक है, बाहर लो कंसंट्रेशन है, अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन। ऐसे ही देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सपोज करो कि कम लो कंसंट्रेशन है, एंड इंटर सेलुलर स्पेस में जो है हाई कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी मैं अगर चाहूँ तो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जो है जा सकता हूँ एटीपी के थ्रू। एटीपी यहाँ पे करेंसी है, ठीक है, एनर्जी है, एनर्जी देके मैं फिर भी, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर जो है फिर भी कम स्पेस है, इंट्रा सेलुलर में ज़्यादा स्पेस है, फिर भी मैं अंदर भेज सकता हूँ कोई प्रोटीन को एटीपी के थ्रू। तो यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब पैसे दे के आप जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
एनर्जी की जरूरत होती है इसमें। अब हम बात करते हैं फैगोसाइटोसिस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस होता है इंगल्फमेंट, मतलब कि घोटना एक तरह से। सेल जो है ऐसे, देखो सेल जनरली ऐसे होता है, बट वो धीरे धीरे ऐसे करके, जब ये ऐसे होगा तो ऐसे करके वो अंदर ले लेगी उसके, आप समझे। पहले ये ऐसे था, धीरे धीरे ऐसे हो गया, अब ये ऐसे कर लेगा। तो जो बाहर सब्सटेंस था वो अंदर आ गया, ठीक है। कोई भी प्रोटीन अगर बाहर था, अगर सेल को इनगल्फ करना है तो उसको खा जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैविटी लाइक चीज़ें बना रहा है, देन वो ऐसे कर लेगा, तो अंदर जो है वो सब्सटेंस जो अंदर आ गया सेल के, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस में सेल जो है इनगल्फ कर लेता है पार्टिकल को, ये कोई भी पैथोजन हो, रेड ब्लड सेल, सॉरी वाइट ब्लड सेल की हमने एग्जांपल लेके रखा है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेता है तो एंड किल करता है वो। तो बेसिकली ये 4 हमारे जो है मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और भी हैं, ऑस्मोसिस जैसे हो गया, बट हमने उनको मेंशन नहीं किया कि क्योंकि वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, हमने मेन यही देखा है। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स की। क्या होता है रिप्रोडक्शन सेल? अब देखो, जैसे हमने बोला कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, वैसे ही सेल भी कंटिन्यू टू लिव करना है थ्रू इट्स जनरेशन। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है जनरली 4 फेजेस में होता है। आपको ये याद रखना है कि 2 टाइप के रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है मियोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस। हम यहाँ पे जो है माइटोसिस की बात कर रहे हैं, हम मियोसिस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं, हमेशा याद रख चलना है। माइटोसिस में 4 फेसेस होते हैं। पहला होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस, ठीक है। इसको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, इसको और कोई इसमें वो नहीं है, बट मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है उसमें। देखो, सबसे पहले ऐसे समझो कि सेल है हमारे पास, ठीक है। सेल में धागे जो है लिपटे हुए हैं, ठीक है। धागे यहाँ पे जो आपको ब्लू एंड ऑरेंज कलर के दिख रहे होंगे, वो बेसिकली क्या है, वो है हमारा डीएनए। डीएनए ऐसे फैला हुआ है रैंडमली, ठीक है, सेल में। अब अगर उसको रिप्रोडक्शन करना होगा तो पहला फेस आएगा, ये नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहला वाला नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है। अब सेल ने सोचा कि मुझे रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, प्रोफेस आएगा। रिप्रोडक्शन का पहला स्टेज क्या होता है, प्रिपरेशन स्टेज बेसिकली, मैं अगर उसको बोलता हूँ तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा। क्रोमोसोम कंडेंस मतलब क्या है कि क्रोमोसोम फॉर्म होगा। तो जो वो फैले हुए जो डीएनए थे, जो धागे जैसे स्ट्रक्चर जो हैं, ठीक है, वो आपस में कंडेंस होंगे। तो यहाँ पे आपको 4 दिख सकता है, 4 जो है क्रोमोसोम फॉर्म होगा। वो आप सर्कल वाला इग्नोर कर देना, क्योंकि सर्कल वाला जो है कुछ और चीज़ है, ठीक है। उसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, सर्कल वाले को। ब्लू सर्कल्स जो दिख रहे होंगे आपको, स्टार्टिंग में एक थे, बट जब जब सेल ने सोचा कि मुझे अब रिप्रोडक्शन करना है, तो क्रोमोसोम जब बने, डीएनए से क्रोमोसोम बने हुए हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट है, तो 4 हमारे पास क्रोमोसोम बन गए एंड स्पिंडल फाइबर एक और प्रेजेंट हो गया। अब देखो, उसके बाद आता है मेटाफेज। अब देखो, क्योंकि ये रैंडमली जो है क्रोमोसोम बिखरे हुए हैं, आप देख सकते हो प्रोफेज में जो है रैंडमली क्रोमोसोम बिखरे हुए, सेकंड वाला इमेज है। उसके बाद मेटाफेज जो है, उसमें क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर जो है दोनों कॉर्नर पे, जो दो आप देख सकते हो सर्कल दोनों कॉर्नर पे जो है, एंड पे है, वो क्या कहेगा कि मुझे बराबर में करना है, इक्वेटर पे ले आएगा 4 क्रोमोसोम को। आप देख सकते हो इक्वेटर पे मिडिल में आ गए, ठीक है, 4 क्रोमोसोम। अब एनाफेज में क्या होता है कि वो सेपरेट कर देता है। देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इक्वेटर पे जो है, वो एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, ऐसे करके वो ऐसे 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 इस तरह से प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स। तो अब बीच से उन 4 को काट देगा, ठीक है। बेसिकली काटना नहीं होता, वो इतना स्ट्रेच करता है, वो खींचता है दोनों स्पिंडल फाइबर, जो दोनों सर्कल जो है उसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर, वो खींचते हैं उन 4 क्रोमोसोम को। तो ऐसे खींचते हैं कि वो 4 ब्रेक कर जाएं, बीच से ब्रेक कर जाएं। तो जो पहले 4 थे, अब क्या हो गए, 8 हो गए। आप काउंट करो, लास्ट वाले में जो थर्ड वाला इमेज है, उसमें जो है 4 इस तरफ आधे चले गए, 4 इस तरफ आधे चले गए। तो आप देख सकते हो कि वो अब स्पिंडल फाइबर की तरह वो 4 अलग अलग जा रहे हैं। तो वो हो जाता है एनाफेज में, ठीक है, सेपरेट्स एंड मूव टू द अपोजिट साइड। जो अब पहले हम कहते थे क्रोमोसोम, लेकिन अब वो सेपरेट हो गया ना, तब तो क्रोमोसोम कहना सही नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम पूरे को कहते थे, उसमें 2 पार्ट होता था, तब बट दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। तो बेसिकली अब उसको कहेंगे क्रोमेटिड्स। क्या कहेंगे, क्रोमेटिड्स। एक तरह से समझो कि क्रोमोसोम था पेरेंट, ठीक है, पूरा था, लेकिन उसको हमने हाथ में काट दिया, तब बोलेंगे क्रोमेटिड्स। नाम भी छोटा है, स्ट्रक्चर भी छोटा है क्रोमोसोम से, तो क्रोमोसोम पूरा स्ट्रक्चर, क्रोमेटिड्स जो है छोटा स्ट्रक्चर। एंड वो सर्कल वाले लास्ट जो दोनों कॉर्नर में जो उसको खींच रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। याद रखना है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वो भेजता है एंड वो खींच लेता है, ठीक है। ऐसे समझो कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो फाइबर भी भेजते हैं, वैसे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो फाइबर भेजता है ताकि क्रोमोसोम को खींच सके अपनी तरफ। तो खींच रहा है, आप देख सकते हो एनाफेज में कि अपनी तरफ वो खींच रहा है, तोड़ दिया उसने अब बीच में। टेलोफेज में क्या होता है
कि न्यूक्लियस जो है इन्वेलप कर लेता है, रिफॉर्म में सेल डिवाइड होता है। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको बस श्योर करके रखा है कि डिवीजन पूरा होने वाला है, ठीक है। लास्ट में देख सकते हो कि वहाँ पे डिवीजन एनाफेज में क्या हो रहा था कि डिवीजन बहुत सारे मतलब स्टार्ट ही हुआ था डिवीजन, लेकिन टीलोफेज में आप देख सकते हो डिवीजन खत्म होने वाला है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर की तरफ आ गया है। अब सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड वापस जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो जिसमें जो डीएनए जो रैंडमली फैला हुआ है फाइबर्स जैसे, वैसे वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप समझ सकते हो प्रोफेस में क्या हुआ। प्रोफेस में जो है क्रोमोसोम बना, फिर मेटाफेस में क्या है, मेटाफेस में इक्वेटर पे ले आया। उसके बाद एनाफेस में क्या है, इक्वेटर पे जो आया था उसको तोड़ दिया, उसने क्रोमोसोम को तोड़ दिया, क्रोमेटिड में कन्वर्ट कर दिया और अपने तरफ सेपरेट करने लगा। एंड टीलोफेस में क्या है कि वापस न्यूक्लियस फॉर्म होगा, सेल का डिवीजन हो जाएगा पूरा, ठीक है। एंड रैंडम अब हमारे पास 2 सेल आ गए, ठीक है, सिंपल था। तो ऐसा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एंड ये नाम तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। PMAT, ठीक है। PM एट प्राइम मिनिस्टर एट, ऐसे देख लो अगर देखना चाहो तो PMAT अगर देखना चाहो तो आई थिंक ये आसान था समझना, ठीक है। एंड इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर को कहते हैं, उसको अगर हमने डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया बीच से, तो हम उसको क्रोमेटिड्स कहेंगे। जो खींचता है उसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये आपको मेनली 3 नाम आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि स्पिंडल फाइबर खींचता है, क्रोमोसोम वो पूरा स्ट्रक्चर डीएनए, जब हमने उसको धागे में था तो डीएनए था, बट हमने उसको लपेट लिया, एक हमारे पास आया, वो क्या हो गया, क्रोमोसोम हुआ। उसको हमने तोड़ दिया तो हम उसको क्रोमेटिड कहेंगे, अलग अलग जो पार्ट हो गए उसको क्रोमेटिड्स कहेंगे, ठीक है। अब क्यों जरूरी है सेल डिवीजन, आप बताओ सेल डिवीजन क्यों जरूरी, थोड़ा सा खुद में सोचो। हम सेल डिवीजन क्यों होता है, हम बच्चे एक तरह से देखो कि जो रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन में ही होता है, ठीक है, बच्चे पैदा क्यों किए जाते हैं, बेसिकली ऐसे देखो, ताकि कंटिन्यूस जो है ग्रोथ कर सके, जो जीन जो है पास कर सके। वैसे ही जो है सेल डिवीजन क्यों होता है, ठीक है, बेसिकली ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। आप ऐसे एग्जांपल में देखो कि अगर आपको चोट लग जाता है तो वहाँ के सेल जो है सेल तो निकल गया, सेल तो हट गया, खून निकलने लगा, लेकिन थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि वापस वो जो सही हो जाता है। माना कि हल्का सा निशान रहता है, बट वो जनरली जो है वो कवर हो जाता है। वो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो सेल है वो डिवीजन करने लगे, वहाँ का जो सेल है वो डिवीजन करने लगा, धीरे धीरे जो नया सेल वहाँ पे आने लगा जिसके कारण टिश्यू बन गया। तो आप देखो कि वाइट हल्का सा हो जाता है, वाइट, वहाँ के न्यू सेल जो आएंगे वो वाइटिश जनरली होता है। उसका मतलब क्या, वो नया सेल है, वो न्यू सेल है, ठीक है। तो इसका मतलब डिवीजन के कारण हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आगे क्या है हमारा होमियोस्टैसिस। क्या होता है होमियोस्टैसिस, ये लास्ट पार्ट है बेसिकली, इसको थोड़ा समझते हैं। तो होमियोस्टैसिस बेसिकली होता है कि बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में रखना एक तरह से, ठीक है। होमियोस्टैसिस द एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, नो मैटर कि बाहर में क्या चल रहा है, बाहर कुछ भी हो, हमारे बॉडी में इन्वायरमेंट जो है स्टेबल होना चाहिए। क्या आपको पता है कि अगर हमारा बॉडी का हल्का से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमें बुखार हो जाता है, लेकिन बुखार क्यों होता है, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो कुछ एंजाइम को स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए। तो क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर हल्का से ही बढ़ जाता है तो एंजाइम को स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। आप ऐसे देखो कि आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, आपको सैलरी थोड़ा सा कम या ज़्यादा होगी तो आपने काम करना छोड़ दिया, मतलब हल्का सा भी कम हो गया तो आपने काम करना छोड़ दिया, आप बैठ के काम, क्या मैं काम ही नहीं करूँगा जब तक सैलरी अब सही ना हो। तो ऐसे ही है कि हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं एंजाइम, ठीक है, वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा भी कम होता है या ज़्यादा होता है तो काम करना छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी और ख़राब होने लगता है, हमें बुखार आ जाता है, उल्टी होने लगती है, हेडेक होने लगता है, सब कुछ हो जाता है, बताओ, कुछ एंजाइम के कारण। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारे बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। इसलिए कहते हैं ना, हाथ रेगुलरली साफ़ करो, ठीक है, कंबल ओढ़ो ठंड में, ठीक है, कंबल से निकलो गर्मी है तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बॉडी को मेंटेन करके चलना है। अगर हम प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं रखेंगे तो हमें बीमारी हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है, बीमारी छोड़ो, कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, हेडेक ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो होमियोस्टैसिस बेसिकली क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ हमारा बॉडी नॉर्मल कंडीशन। सो द एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेमेंट बॉडी का पूरा इंटरनल एनवायरमेंट, उसमें टेम्परेचर भी आ जाता है, पीएच आ जाता है, सारे बॉडी कंडीशन हो जाते हैं, ऑर्गन फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है, सारा चीज़ हो जाएगा। नाउ हाँ, अगर हम देखते हैं वर्ड ओरिजिन की, तो होमियोस्टैसिस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो बेसिकली होमियो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, एनास्टैसिस का मतलब स्टैंडिंग स्टिल। तो सिमिलर या स्टैंडिंग स्टिल मतलब बेसिकली सिमिलर कंडीशन मेंटेन करके रखना है एक तरह से। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर बाय इंसुलिन। हमारे बॉडी में चाहे ब्लड शुगर ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, दोनों हानिकारक है, तो उसको मेंटेन करके चलना होता है। वैसे ही बॉडी टेम्परेचर का हमारे बॉडी में 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, ये सबको पता है,
ठीक है, नहीं पता है तो याद रखना 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है। हाँ, अब आप बोलोगे कि थर्मामीटर में तो 100-99 सब में दिखाता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, वो फ़ारेनहाइट वो दूसरा है, हम यहाँ पे सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो सेल्सियस में आपसे कोई पूछे कि कितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, आप बोलोगे 37 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट पूछे तो बच्चों में तो 36.4 होता है, बड़ों में 37 कुछ होता है। तो जैसे हम एज करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो अपने आप को थोड़ा सा कंपैटिबल बनाने लगता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है हमारी बॉडी में, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बट ऐसे नॉर्मली कोई पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस रट्टा मारना है कि 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है बॉडी टेम्परेचर, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करके रखना है। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ बीमार हो गया। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो, होम्योस्टैसिस को हमने 2 टाइप में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। होम्योस्टैसिस कैसे मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट, हमने बोला कि होम्योस्टैसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। बट कैसे, यहाँ पे 2 प्रोसेस है, पहला है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड दूसरा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले हम नेगेटिव समझ लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। ये बेसिकली क्या करता है कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो गई या कोई भी चीज़ अगर कम हो गई, इन सबको वापस ले आती है। ये बीच में एरो है, ऐसे समझ लो, ये बीच में बॉर्डर है, तो बॉर्डर के ऊपर ही आपको रहना है। थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे तो ये वापस ले आएगी, या थोड़ा सा भी नीचे जाओगे तो आपको वापस ले आएगी। तो ये बेसिकली क्या करता है, रिस्टोर द बैलेंस बाय काउंटर एक्टिंग चेंजेस। एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि स्वेटिंग टू कूल द बॉडी। अब देखो कि आपका बॉडी जो है, आपको गर्मी लग रही है, गर्मी में गर्मी लगेगी, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट आपका बॉडी जो है स्वेट करने लगेगा, पसीना आने लगेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या, पसीना के थ्रू वो टेम्परेचर रिलीज कर रही है, तो आपका बॉडी जो है धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है, टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। वैसे ठंड में अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपने देखा, कभी ध्यान दिया होगा, कभी कभी काँपने लगते हो आप, नहाने लगो, अभी नहा लो, ठंडे पानी से काँपने लगोगे, क्यों? क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आपको बॉडी ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, हाथ ऐसे करने लगोगे, ताकि आपको बॉडी को गर्मी आए, आपको बॉडी को वापस अपने 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने लगे, ठीक है, टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाए, तो आप ऐसे ऐसे करने लगोगे। क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए। वैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? पॉजिटिव देखो, हमने बोला नेगेटिव में क्या करता है, वो वापस ले आता है। कहीं आप चाहे ऊपर जाओ, कोई भी चीज़ ऊपर जाए, कोई भी चीज़ नीचे जाए, कोई भी चीज़ डिसबैलेंस हो, ठीक है, वो वापस नॉर्मल बैलेंस करने लगती है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी आप ऊपर गए या नीचे गए, तो आपको और वो ऊपर करने लगेगा, ठीक है। ये उल्टा है नेगेटिव से, नेगेटिव वापस ले आता है, पॉजिटिव और धक्का दे के भगा देता है। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता है, या अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन दूँ, इट इनहेंसेस अ रिस्पॉन्स टू अचीव अ रिजल्ट। क्या कहता है, एक रिस्पॉन्स, कोई चीज़ हुआ, कोई भी चीज़ डिसेबल हुआ तो उसको और डिसेबल कर देगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि जब भी कोई भी जो बर्थ होने लगता है बच्चे का, तो बच्चे का बर्थ क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है, लेयर्स, तो बच्चे जो है वो निकलने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बॉडी और बोलेगा कि और कॉन्ट्रैक्ट हो, और कॉन्ट्रैक्ट हो, और कॉन्ट्रैक्ट हो, तो जब तक वो बच्चा निकल नहीं जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, ठीक है। जिसके कारण जो है एक बेबी का बर्थ होता है, जनरली चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में जनरली ये जो होता है। अब जैसे ही बेबी निकल गया, तब कॉन्ट्रैक्ट होने का जो है और कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो जब और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो बॉडी अपने आप वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में यही होता है। किसके कारण होता है? कौन सा जो हार्मोन है उसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उतना और वो करवाता है, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उतना और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करके और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है हमारी बॉडी। तो बेसिकली ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल हो गया। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि ये डायरेक्टली उल्टा है नेगेटिव का, ठीक है। नेगेटिव में वापस ले आते, लेकिन पॉजिटिव में कहते हैं और तुम करो, ठीक है, और उसको वो इंक्रीज करते रहता है। अब 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैसिस है कि होम्योस्टैसिस हमने देख लिया कि 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या होता है एग्जैक्टली, तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करके, पहला हो जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर कैसे कि ऐसे देखो, रिसेप्टर क्या है, कैमरा है, वो कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ हमारे बॉडी में चेंज होता है तो रिसेप्टर क्या होगा, ऑब्जर्व करेगा एंड डायरेक्टली ये सिग्नल किसको भेज देगा, कंट्रोल सेंटर को। वैसे कैमरा आप सपोज करो कि कैमरा ने कोई चोर को आते देख लिया, ठीक है, चोर को आपने कैमरा पे देख लिया, क्या सॉरी मॉनिटर पे देख लिया, मॉनिटर यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे आप चेक कर लिया एंड आप डिसाइड करोगे कि चोर आया तो मैं पुलिस को कॉल करूँ या पहले इसको खेल खत्म करूँ फिर पुलिस को बुलाएंगे। तो बेसिकली आप ये क्या करोगे वो आपके ऊपर है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर हो गया, लेकिन कैमरा क्या था, रिसेप्टर था, क्योंकि कैमरा के कारण ही आपने देखा। तो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है, कंट्रोल सेंटर क्या होता है, वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन की अब एक्शन क्या लेना है एग्जैक्टली। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ब्रेन, ठीक है। वैसे रिसेप्टर में एग्जांपल दे रखा है कि स्किन, हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव है, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैंने गर्म कोई चीज़ छू ली, ठीक है, मैंने गर्म चाय जो है उठा ली कप गर्म चाय की।
अब मेरा दिमाग प्रोसेस करेगा कि मैं इसको छोड़ूं या वापस मतलब या उसको पीते रहूं। बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि मेरा स्किन जो उसने सेंस किया रिसेप्टर के कारण एंड हमारे ब्रेन प्रोसेस करके। अब क्या करोगे, आप वापस रख दोगे क्योंकि आपका ब्रेन ने ये डिसीजन लिया कि उसको वापस रखना है क्योंकि ये हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो इसको हमने वापस रख दिया। तो ऐसे जैसे आप गिरने लगते हो तो आपका बॉडी अपने आप ये हाथ ऐसे कर लेता है या ये सारी चीज़ें जो क्या है ये रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन ओवरऑल ये क्या है होमोस्टैसिस के एक तरह से मेंटेन करके चलता है। तो उसका कंट्रोल सेंटर की हमने बात कर ली, ये प्रोसेस करता है जैसे हमारा ब्रेन। नाउ लास्ट में इफेक्टर, उसने प्रोसेस कर लिया, रिसेप्टर लेके आया इन्फॉर्मेशन, ब्रेन ने प्रोसेस किया एंड वापस भेजेगा कौन, इफेक्टर भेजेगा। इफेक्टर ने क्या किया, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स कि हमारा बॉडी क्या करेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि कोई आपको मारने लगता है तो मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसे ऐसे करता है अपने आप आँख ब्लिंक हो जाता है। ये सारे क्या है, हमारा बॉडी जो इफेक्टर के कारण होता है कि हमने एक रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, आउटर स्टिमुलाई के कारण हमने एक रिस्पॉन्स दिया, हमारी बॉडी ने एक रिस्पॉन्स दिया। ये रिस्पॉन्स कौन करवाता है, इफेक्टर करवाता है। उसके बाद बात करते हैं होमोस्टैसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये कुछ नहीं है, ठीक है, बेसिकली हमारी बॉडी जो है अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर वाटर मेंटेन ना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल जो है ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ऑर्गन जो है सूखने लगेंगे बेसिकली, ठीक है, हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे फीसेस या नॉर्मल हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो भर जाएगा। इंपॉर्टेंस ये है कि मेंटेन ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, हाइड्रेशन हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, जैसे मैंने स्वेट का एग्जांपल दिया था, वो बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फिर सेल फंक्शन में भी हेल्प करता है। मैं बोला था कि सेल में जो साइटोप्लाज्म फ्लूइडी सब्सटेंस है, वो फ्लूइड कहाँ से आया, पानी से आया, ठीक है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म आ गया किडनी कंट्रोल द वाटर एक्सक्रीशन, हमें पता है, ठीक है, यूरिन जो निकलता है वो किडनी के प्रोसेस के कारण निकलता है। कम वाटर रहेगा तो किडनी जो है वो यूरिन निकालेगा ही नहीं। किसी को वो अगर कम यूरिन आता है तो बेसिकली उसने कम पानी पिया है, ओवरऑल यही जो मेन रीज़न होता है, ठीक है। हार्मोन लाइक ADH एल्डोस्टेरोन जो है रेगुलेट द बैलेंस। अब ये हार्मोन जो है ये वाटर रेगुलेशन जो है वो करवाने में हमें हेल्प करता है। कौन कौन सा हार्मोन है, कौन कौन सा हार्मोन हो गया, ठीक है, कुछ हार्मोन जो है हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ADH हो गया एंड एल्डोस्टेरोन हो गया। अब हम बात करते हैं होमोस्टैसिस ब्रेकडाउन। अगर क्या हो जाएगा कि होमोस्टैसिस नहीं हो वाटर वाला, ठीक है, तो बेसिकली फेलियर टू मेंटेन द होमोस्टैसिस लीड्स टू डिसफंक्शन। डिसफंक्शन मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं, ठीक है, ब्रेक डाउन इन फंक्शन इज डिसफंक्शन, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा वो डिसफंक्शन कहलाता है। तो एग्जांपल क्या होगा, डायबिटीज़, फेलियर टू रेगुलेट दी ब्लड शुगर, हमारे बॉडी में शुगर को मेंटेन करके चलना चाहिए वरना आपको शुगर की बीमारी हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि शुगर की बीमारी हो गई, इसका मतलब उसका होमोस्टैसिस प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें शुगर जो है भरते जा रहा है। और डिहाइड्रेशन, डिसरप्शन इन वाटर बैलेंस, डिसरप्शन वाटर का बैलेंस जो है डिसरप्ट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज क्रोनिक डिजीज़ और ऑर्गन फेलियर, ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी, ठीक है, वाटर की कमी, बॉडी ड्राई होने लगता है। एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकता है, पानी कम पियोगे तो आपका बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है, आँख भी सूखने लगता है, बाल वैसे हो जाएंगे, कोई ऑर्गन अचानक हार्ट फेलियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर होमोस्टैसिस से मेंटेन करना जरूरी है। हमारा ये लास्ट टॉपिक था बेसिकली एंड आई थिंक ये चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।